हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ से जनवरी 2012 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 मार्क्स के लिए। नवंबर 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फरवरी 2014 में एक क्वेश्चन, सितंबर 2015 में एक क्वेश्चन और फरवरी 2016 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक निकल सकते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये वो कंटेंट्स है जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हो, सबसे पहले हम वाटर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वाटर के फॉर्म्स कौन सी होती है, वाटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वाटर किस किस काम में आता है, और भी बहुत सारी हम बात करेंगे वाटर के बारे में। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि वाटर जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, वाटर सभी के लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके इसके महत्व का हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। जी हाँ, आपकी, मेरी, हम सभी की जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो लगभग 70% तक वाटर से बना हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ साथ हमें डेली बेसिस पर कम से कम 3 लीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो दिन में करीब करीब 3 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। अब ये वाटर की ज़रूरत क्या है? ये हमें डाइजेशन में मदद करता है, हमारे फूड के हमारा खाना जो है उसके पाचन में हमारी सहायता करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी के बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसके सर्कुलेशन में मदद करता है। मतलब कि बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में ये वाटर ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आपके पेट में, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाना है या फिर लेग्स तक पहुंचाना है, हाथ तक पहुंचाना है, ये किस तरह से पहुंचता है? ये पानी के थ्रू ही पहुंचता है। तो पानी जो है हमारे डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी की जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसके सर्कुलेशन में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से वाटर जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें पानी मिलता कहाँ से है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेन जो सोर्स है वाटर का वो है रेन। रेन की वजह से ही जो पानी है वो सीज में, समुद्र में, लेक में, रिवर में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, तालाबों में, सभी जगह पे ये जमा होता है। किस वजह से? रेन के वजह से। और आप जानते हो कि रेन किस तरह से आती है? समुद्र के ऊपर में समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है। और ये जो भाप है, समुद्र का जो पानी जो वेपर बन गया है वो बादल बन जाता है, और बादल जब लैंड के ऊपर में आते हैं तो ये यहाँ पर में बारिश करते हैं। यही बारिश समुद्र में, लेक्स में, रिवर्स में जमा होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, कुछ जो पानी है वो अंडरग्राउंड भी चला जाता है, मतलब कि जमीन के अंदर में चला जाता है। और इसी पानी को हम वेल्स के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू निकालते हैं, है ना। जो पानी बारिश का पानी जमीन के अंदर में चला गया है उसी को हम वेल्स से और हैंडपंप से बाहर निकालते हैं। वहां पर में पानी अपने आप नहीं हो सकता, ठीक है। यही वो रेन का ही पानी होता है, वो बारिश का ही पानी होता है जो अंदर में गया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाटर का सबसे जो मेन सोर्स है वो रेन है। यही रेन का पानी ही है जो लेक्स में, रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, इन सभी जगहों पे पानी को कलेक्ट करता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये रेन का ही पानी है जो अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसे हम वेल्स और हैंडपंप्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। अब आप यहाँ पर में एक बात को नोट कर लीजिए कि इंडिया जो है वो ट्यूबवेल इरिगेशन में पहले नंबर पर है। मतलब हमारे यहाँ पर में इरिगेशन का मतलब सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। इरिगेशन का मतलब होता है कि खेती करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना। मतलब कि खेती करने के लिए हम बारिश के पानी को छोड़कर जिस भी पानी का इस्तेमाल करते हैं उसे इरिगेशन कहा जाता है। हो सकता है कि हम कुएं से पानी निकालकर इरिगेशन करें, हो सकता है कि हम कैनल बनाकर, मतलब कि कोई एक नहर बनाकर इरिगेशन करें। किसी भी तरह से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो जब हम ट्यूबवेल, मतलब कि जमीन में एक गड्ढा खोदकर एक ट्यूब डालकर पानी को निकालते हैं, उसे ट्यूबवेल इरिगेशन कहा जाता है। और इस केस में, ट्यूबवेल इरिगेशन में हमारा जो भारत है वो पहले नंबर पर आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या आप जानते हो फ्रेंड्स कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है?
चलिए समझते हैं कि हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। हमारी अर्थ पर बहुत सारा पानी अवेलेबल है। हमारी अर्थ का जो 71% हिस्सा है वो पानी से ही घिरा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर में हमारी अर्थ देख पा रहे होगे, हमारी अर्थ का जो 71% 71% जो हिस्सा है उस पर पानी है। चाहे वो समुद्र से घिरा हुआ हो, चाहे लेक्स हो, चाहे रिवर हो, लेकिन जो 71% जो हिस्सा है वो उसके ऊपर में पानी है। और जब ये पानी ऊपर में रिफ्लेक्ट होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर आसमान में जाती है, तब हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीली कलर की दिखाई देती है। इसीलिए हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब देखिए, हमारी अर्थ पर जितना भी पानी अवेलेबल है उसका 97%, 97% जो पानी है वो ओशियन में है, वो समुद्र में है। और आप जानते हो कि समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, सलाइन होता है, और वो हम उसे पी नहीं सकते। तो अगर 97% जो वाटर है वो ओशियन में है, तो फिर फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी कितना प्रतिशत होगा? सिर्फ 3%। अब आप यहाँ पर मैं देख भी सकते हो फ्रेंड्स कि जो 3% पानी जो फ्रेश वाटर है, मतलब कि खारा पानी नहीं है, मीठा पानी जो है, उसमें भी 68.7%, मतलब ये 3% का 68.7% जो है वो आइस कैप्स में है या ग्लेशियर में है ना, मतलब ये बर्फ के फॉर्म में है। ग्राउंड के अंदर में मतलब कि ग्राउंड वाटर कितना है? 30.1%। इस 3% का 30.1% जो है वो ग्राउंड वाटर में है। उसके बाद में सरफेस वाटर जो है वो 0.3% है, और सरफेस वाटर को, ग्राउंड वाटर और आइस कैप को छोड़कर जो अदर फॉर्म में है या अदर जगहों पर जो पानी है वो है 0.9%। तो आपको यहाँ पर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारी अर्थ का जो 71% हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हमारे अर्थ पर जितना भी पानी अवेलेबल है उसका 97% जो है वो ओशियन में है, मतलब कि सलाइन वाटर है। और सिर्फ 3% पानी जो है वो पीने लायक है, फ्रेश वाटर के फॉर्म में है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि जो पानी है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। जब हाइड्रो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तो ये पानी बनाता है। इसीलिए पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके साथ ही पानी जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड का एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स? अगर हम पानी की बात करें तो आइस, जो बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड जो है वो वाटर जो है हमारा नॉर्मल वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में है। और गैसियस फॉर्म में कौन सा होता है? ये होता है वेपर। वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। और ये इंटरचेंजेबल है। अगर आप इस लिक्विड वाटर को बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, तो ये सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अगर आप इस आइस को बहुत ज्यादा गर्म करोगे, बहुत हीट करोगे, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है ये इंटरचेंजेबल स्टेट में रहता है। और आपको अभी मैंने बताया कि सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी चीजें होती है, लिक्विड में और गैसियस में। सॉलिड फॉर्म में आइस हो सकता है, लिक्विड में वाटर जो हमारा नॉर्मल वाटर है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओशियन, लेक्स, रिवर में, जो भी अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड में जो पाया जाता है ये लिक्विड फॉर्म का वाटर है। सॉलिड फॉर्म का वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? आइस कैप्स में, पोल्स में। ठीक है, जो भी माउंटेन के ऊपर में स्नो होती है, ये सभी के सभी जो है ये सॉलिड फॉर्म के वाटर है। उसके बाद में गैसियस फॉर्म, मतलब कि जो वाटर वेपर हमारे जो एयर में, एटमॉस्फेयर में वाटर है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ हमें वाटर की प्रॉपर्टीज देखनी है। जैसे कि अब अगर आप अभी वाटर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो वाटर है ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप वाटर के आर पार देख सकते हो। आप आज ट्राई कीजिए, आप वाटर को देखिए, आप ऑब्जर्व करोगे कि आप वाटर के आर पार देख पा रहे हो। इसे ही हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो वाटर जो है ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। वाटर का कोई कलर नहीं होता, आप जो कलर इसमें मिला दोगे वाटर उसके कलर का हो जाता है। ओडरलेस होता है, उसमें उसमें कोई भी गंध नहीं होती, ना अच्छी वाली ना बुरी वाली, कोई भी गंध नहीं होती। और ये टेस्टलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वाटर जो है ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ओडरलेस है और टेस्टलेस है। ठीक है। अगर आप पानी में कोई भी कलर को मिला दोगे, पानी में कोई भी कलर मिला दोगे, कोई ऑर्डर मिला दोगे, कोई टेस्ट मिला दोगे, तो ऑर्डर जो वाटर है इन सभी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर आप पानी में कोई भी कलर मिलाओगे तो पानी उसके ही कलर का बन जाएगा। उसके बाद में पानी का कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता।
अगर आप बॉटल में पानी को भरोगे तो पानी बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में भरोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। जिस शेप के बर्तन में आप वाटर को डालोगे वाटर उसका शेप ले लेगा। तो मतलब पानी का कोई भी खुद का शेप नहीं होता। उसके बाद में ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है वो बॉईल हो जाता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को, इस नॉर्मल वाटर को बहुत गर्म करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते जाओगे, तो वाटर जो है वो उबलने लगेगा, लिक्विड फॉर्म से वो बॉईल हो जाएगा। ठीक है, वो लिक्विड से किस स्टेट में चला जाएगा, वेपर में, मतलब गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा टेम्परेचर जिस पर नॉर्मल लिक्विड वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फ्रेंड्स, वाटर की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से कोई चीज आप वाटर के ऊपर में रखोगे और उस चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, पानी के घनत्व से ज्यादा है, तो वो चीज पानी में डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई लेस डेंसिटी वाली चीज पानी के ऊपर में रखोगे, तो वो पानी के ऊपर में फ्लोट होने लगेगी, तैरने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप डायग्राम में देख भी पा रहे होगे फ्रेंड्स कि अगर आप कोई हाई डेंसिटी, मतलब कि ऐसी कोई वस्तु पानी के ऊपर में रखोगे जो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो पानी में डूब जाएगी। लेकिन अगर आप पानी से कम डेंसिटी वाली चीज़ को पानी पर रखोगे, तो वो पानी के ऊपर में फ्लोट होती रहेंगी, तैरते रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो वुडन बोट है, आयरन शिप है, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है, एम्प्टी बॉल जो है, ठीक है, आइस है, जो सोप है, सोप केस है, ये सब के सब पानी के ऊपर में फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम होती है। जबकि आयरन, अगर आप सिर्फ आयरन लोगे या कोई कील लोगे, निडल लोगे, स्पून लोगे, ठीक है, या कोई बॉटल, पानी से भरी हुई बॉटल लोगे, तो ये पानी के अंदर में डूब जाती है, क्योंकि इन सभी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर में एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर से डेंसिटी ज्यादा तो वो चीज पानी में डूब जाएंगी। अगर डेंसिटी कम, अगर से कम डेंसिटी की चीज होगी तो वो पानी के ऊपर में तैरती रहेगी। ये चीज बस आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए फ्रेंड, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप दो ग्लास ले लीजिए और दोनों ग्लास में पानी भर लीजिए। एक ग्लास में आप नॉर्मल वाटर रखिए, प्लेन वाटर रखिए, और दूसरे ग्लास में आप ऐसा पानी रखिए जिसके अंदर में सॉल्ट मिला हुआ हो। आप इसके अंदर में बहुत सारा सॉल्ट मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए। अब आप इसके ऊपर में आप लेमन को या फिर एग को रख दीजिए। ठीक है, जब आप एग को रखोगे इस प्लेन वाटर के ऊपर में, तो ये एग जो है अंदर में डूब जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लेन वाटर होता है, जो सादा पानी होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, और ये एग जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। और मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी वस्तु जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, तो वो चीज पानी के अंदर में सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगी। अब यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में जो वाटर है ये सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ऐसा पानी है जिसके अंदर में हमने नमक मिलाया है। पानी में जब हम नमक मिलाते हैं तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर में एग डालोगे तो ये जो एग है ये पूरी तरह से अंदर नहीं डूबेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब ये पानी की डेंसिटी बढ़ गई है। पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पानी की डेंसिटी के सामने ये एग की डेंसिटी कम लगने लगी है। तो इस पानी के मुकाबले में, ये सॉल्टी वाटर के मुकाबले में इस एग की डेंसिटी कम है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब एग की डेंसिटी या फिर कोई भी वस्तु है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होंगी, तो वो वस्तु पानी के ऊपर में तैरती रहेगी। ठीक है, इसीलिए जो एग है ये पूरी तरह से अंदर नहीं डूबता है, या डूबता भी है तो धीरे धीरे अंदर जाता है, क्योंकि इस वाटर की डेंसिटी जो है इस एग के मुकाबले में ज्यादा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई चीज भारी है, ठीक है, तो वो अंदर में डूब जाएगी, और जो चीज हल्की है वो पानी के ऊपर में फ्लोट करती रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर में जो डेंसिटी वाली बात की है हमने, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या आप जानते हो फ्रेंड्स कि जितने भी ओशियन हैं, जितने भी सी है, उनका पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है। वैसे ही एक सी है जिसे हम डेड सी कहते हैं, उसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये डेड सी जो है वो इतना ज़्यादा खारा पानी इसमें है कि अगर आप 1 लीटर वाटर लोगे तो उसके अंदर में करीब करीब आपको 300 ग्राम जो है वो सॉल्ट मिल जाएगा। इतना ज़्यादा खारा पानी है इस डेड सी के अंदर में। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है
तो उससे कम डेंसिटी वाली चीज उसके ऊपर में फ्लोट होने लगती है, ठीक है, तैरते रहती है। अब जब ये पानी बहुत ज़्यादा खारा है तो इस पानी की डेंसिटी बढ़ गई होगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी ऑब्वियसली, है ना। तो डेड सी का जो पानी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस पर क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन उस पर स्विम करने जाता है, चाहे उसे स्विमिंग आती हो या नहीं आती हो, वो उसमें डूबता नहीं, उसके ऊपर में तैरते रहता है, उसके ऊपर में फ्लोट होते रहता है। जैसे कि आप इन भाई साहब को देखिए, यहाँ पर में ये कितने मजे से एक नंबर कुछ चीज पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन इतने मजे से यहाँ पर में वो लेटे हुए हैं, वो डूब नहीं रहे। ठीक है, ये डेड सी है, डेड सी के अंदर में वो डूब नहीं रहे क्योंकि ये पानी इतना ज्यादा खारा है, इतना ज्यादा डेंस है कि इसमें कोई चीज डूबती नहीं है, उसके ऊपर में तैरती रहती है। तो इसके ऊपर में बेस्ड आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेड सी है इसका पानी सबसे ज्यादा खारा है, ये वर्ल्ड का सबसे खारा पानी वाला सी है। इसके 1 लीटर वाटर के अंदर में करीब करीब 300 ग्राम सॉल्ट है, और इसमें कोई भी चीज़ डूबती नहीं है, फ्लोट होती रहती है। जनरली ज़्यादातर चीज़ें जो इसकी डेंसिटी से कम डेंसिटी वाली चीज़ें वो सब इसके ऊपर में तैरती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे सीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज व्हाट इज डेड सी, डेड सी क्या है। अब आप यहाँ पर मैं सभी ऑप्शन को पढ़िए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अ सी whose water is poisonous, a sea which is saltiest of all the ocean and seas, a sea in which high and low tides are very frequent, a sea in which it is dangerous to sail ships। अब आप मुझे बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। अभी हमने देखा फ्रेंड्स कि जो डेड सी है उसका पानी वर्ल्ड के सभी ओशियन और सीज से खारा है, सबसे ज्यादा खारा पानी जो है वो डेड सी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। और आपकी एग्जाम में ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, वो चीज ही नहीं पता, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। इसीलिए आप इन वीडियो को तो देख रहे हो, साथ ही साथ आप जो आपको नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, आपको पढ़ना है। ये जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं ये सिर्फ आपके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपको जो डीप नॉलेज मिलेगा, जो आपको बहुत ही डीप में जो कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा नोट्स में। नोट्स में सारी चीज़ें लिखी गई है, डीप में लिखी गई है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में प्लीज़ उन नोट्स को भी पढ़िए। अगर आप नोट्स को नहीं पढ़ रहे हो तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। वीडियो देखना भी ज़रूरी है और नोट्स पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हमें देखना है कि वाटर जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि करीब करीब 2/3, मतलब हमारे बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो वाटर से बना हुआ है। हमारा जो वजन होता है, जो हमारा वेट होता है, वो करीब करीब 70% वाटर का है। अगर आपका वजन 100 किलो है तो उसमें 70 किलो जो है वो पानी है, आपके बॉडी में 70 किलो जो है वो पानी का योगदान है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे बॉडी में पानी कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। वाटर हैज़ नो फूड वैल्यू, मतलब कि इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, मतलब अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हैं तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन हमारे फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमारे हर फूड के अंदर में पानी होता ही है। वाटर जो है खुद एनर्जी नहीं देता हमारे शरीर को, लेकिन जो फूड हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं उसमें पानी ज़रूर होता है। और आप जानते हो कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए, ठीक है, उसको उस फूड के वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और जो उसके न्यूट्रिएंट्स है उसके प्रॉपर यूज के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम हमारे फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी ये फूड से वेस्ट क्रिएट हुआ है उसको हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम जो फूड से न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, इस न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने का काम भी ये वाटर ही करता है। क्योंकि हमारे ब्लड में भी वाटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, हमारे ब्लड की बहुत बड़ी जो मात्रा है वो वाटर से बनी हुई होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे बॉडी से जो भी सॉल्यूबल मटेरियल होता है, जो भी सॉल्यूबल वेस्ट मटेरियल होता है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। आप जानते होंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या जो एनिमल होते हैं उन्हें यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, वो बार बार टॉयलेट जाते हैं और यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये यूरिन में होता क्या है, इस यूरिन के अंदर में सॉल्यूबल वेस्ट मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जो पानी में घुल जाए,
ऐसा जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये भी वाटर की वजह से पॉसिबल है। अगर हम बराबर मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो ये जो सॉल्युबल वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा और वो हमारे बॉडी में ही जमा रहेगा। इसीलिए जो वाटर है हमारे बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रहने के लिए हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड है वो भी वाटर से ही बना हुआ है। हमारे ब्लड का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो पानी ही है। अगर पानी हम कम पिएंगे तो हमारे शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाएगी। हमारा हमारे जो मसल्स है, ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां है उसमें भी पानी होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इन सभी कामों की पूर्ति के लिए हमें रोजाना मतलब कि डेली करीब करीब 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर हम इसे ग्लास में गिने तो करीब करीब 8 ग्लास पानी हमें रोज पीना ही चाहिए। और साथ ही साथ पानी हमें और भी सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि हम कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कोकुम्बर, वाटरमेलन। जब हम ये खाते हैं तो इसमें भी जो पानी होता है वो हमारे बॉडी को अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में आपको कुकुम्बर, वाटरमेलन ये सारी चीज़ें खानी चाहिए ताकि आपको आपके शरीर को एक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम कुछ और स्रोतों से भी पानी लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें भी पानी होता है, कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें भी पानी होता है, चाय में पानी होता है। तो इस इन तरीकों से भी हम पानी को हमारे बॉडी के अंदर में डालते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि हमारे हमारे ब्रेन का करीब करीब 85% जो हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमारे ब्लड का 80% हिस्सा पानी से बना हुआ है। और हमारी जो मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसका 70% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं डाल दिया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स के वाटर का यूज कहाँ है, हमारे लिए वाटर क्यों जरूरी है। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो पाचन क्रिया होती है, उसमें जो पानी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो बराबर नहीं हो पाएंगी और हमारे शरीर को बराबर से एनर्जी नहीं मिल पाएंगी। उसके बाद भी उसी के साथ फ्रेंड्स, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करना होता है। अगर हम बराबर से पानी नहीं लेंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये हमारे बॉडी के अंदर में बराबर से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ये न्यूट्रिएंट को, जो फूड है, जो हमने खाना खाया है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये ब्लड। ठीक है, ब्लड जो है वो उस फूड में से न्यूट्रिएंट को खींच लेता है। लेकिन आप जानते हो कि ब्लड के अंदर, ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड जो है वो करीब करीब 80% पानी से बना हुआ है। तो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वाटर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, वाटर जरूरी होता है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट इन ब्लड ने एब्जॉर्ब किया है उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक भी पहुंचाना है। और ये डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बिना जो न्यूट्रिएंट हमें मिला है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है फ्रेंड्स। उसी के साथ हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने में भी वाटर हमारी मदद करता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आपको पसीना आने लगता है। वो पसीना क्यों आता है? वो पसीना इसीलिए आता है ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है उसके मुकाबले में आपके शरीर को ठंडा रखा जा सके, आपके शरीर को बाहर के टेम्परेचर से बचाया जा सके। ठीक है, तो आपके शरीर को ठंडा करने के लिए ही वो पसीना आता है। तो अगले बार जब भी आपको मेहनत करने के बाद में पसीना आए तो आप ये मत सोचिए कि ये पसीना क्यों आ रहा है, वो आपके काम के लिए आ रहा है, वो आपके भले के लिए ही आ रहा है, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। और फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपका बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप और ज़्यादा पानी पिए। क्योंकि ये पसीने के फॉर्म में, स्वेटिंग के फॉर्म में जो पानी है वो लॉस होता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को दूर करने के लिए आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जब भी आप मेहनत वाला काम करें, अब बहुत ज़्यादा आपका पसीना निकल रहा हो, तो आप और ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो प्लांट्स है वो सीड से ग्रो होते हैं। एक सीड होता है, उसी से ये प्लांट जो है वो बढ़ते हैं।
मतलब और ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन ये जो सीड है इसके जर्मिनेशन और उसके ग्रोथ के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप पौधा लगाओगे तो उसमें आपको पानी डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं डालोगे तो इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये जर्मिनेशन हो भी गया तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वैसे ही प्लांट्स में भी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हो पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के बिना जीवन जो है वो लगभग असंभव है। अब फ्रेंड्स, आपको एक और बात यहाँ पर में ध्यान में रखनी है कि जो वाटर है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, इसमें वाटर के अंदर में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है। जैसे कि मैंने आपको जब हम एनिमल्स चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि जो फिश है वो डायरेक्टली वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर के अंदर में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है और जो फिश होती है वो डायरेक्टली इस घुले हुए ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों से, अपने गिल्स से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दो चीज़ होती है वाटर के अंदर में, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होती है। और ये जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है ये पानी में रहने वाले जो भी जीव है, जो भी प्लांट्स है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक बात देखिए कि अगर आप बॉइल्ड वाटर मतलब उबाले हुए पानी या फिर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर में फिश को रखोगे तो फिश जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी और बहुत जल्दी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या फिर जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स नहीं रहते, और मिनरल्स के एब्सेंस में जो फिश है वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि उसे मिनरल्स नहीं मिलेंगे। और फिर किसी भी जीव हो या प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, उन सभी को जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत तो होती ही है। ठीक है, तो जो भी बॉइल्ड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर है होता है उसमें मिनरल्स नहीं होते, और मिनरल्स के अभाव में जो मछलियां है वो मर जाती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वाटर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर में इस्तेमाल होता है? एग्रीकल्चर में। जैसे कि आप यहाँ पर में देख भी पा रहे होगे, जब भी हमें खेती करनी होती है तो हमें प्लांट्स को बहुत सारा पानी प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पानी है वो खेतों में ही दिया जाता है या खेती के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि रिवर्स और ग्राउंड वाटर का जितना भी हमें पानी मिलता है उसका करीब 70% जो पानी है वो इरिगेशन के लिए जाता है, मतलब खेती के लिए जाता है। तो आप देख सकते हो कि जितना भी पानी रिवर से और ग्राउंड वाटर से मिल रहा है उसका 70% पानी तो इरिगेशन में ही जा रहा है, मतलब कि हम खेती के लिए ही दे रहे हैं। फिर उसके बाद में जो बच जाता है, ठीक है, उसमें से 10% जो है वो डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, मतलब हमारे घरों में आता है, और जो 20% पानी जो है वो इंडस्ट्री में जाता है। तो जितना भी पानी हम रिवर और ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं उसका 70% जो है वो हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, 10% हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए, और 20% जो है वो हमारे इंडस्ट्री के लिए। ये नंबर्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे सीटीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन था, A fish dies when it puts in an aquarium filled by previously boiled water but cool to room temperature। मतलब कि पहले हमने पानी को गर्म किया, बॉईल किया, उसके बाद में उसे ठंडा कर दिया और उसके अंदर में हमने फिश डाली। तो जो फिश जो है वो मर जाती है। ठीक है, ऐसा पानी जिसके अंदर में जो जो हमने पहले गर्म किया है, ठीक है, और फिर बाद में ठंडा कर दिया और फिर बाद में उसमें उसमें हमने फिश डाली, तो जो फिश है वो मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? और अभी हमने देखा कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से जो मिनरल्स है वो डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और इन मिनरल्स के ना होने के कारण ही जो फिश है वो थोड़े समय बाद मर जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ये फिश क्यों मरी है? क्योंकि जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपसे सीटीईटी जनवरी 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक्वेरियम होता है, जो फिश पॉट वगैरह होते हैं, उसमें हम एक एयर पंप लगा देते हैं जो कंटिन्यूअसली पानी के अंदर में एयर को ब्लो करते रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर में देख भी पा रहे होगे, यहाँ पर में आपको पानी के बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। ये एयर हम वाटर के अंदर में ब्लो कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि जो पानी में ऑक्सीजन है उसे डिजोल्व किया जा सके।
टू अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये एयर पंप का काम क्या होता है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई एक्वेरियम देखे और उसके पास में अगर आपको एयर पंप लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि एयर पंप का काम क्या है। ये एयर पंप ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैनल क्या होती है। आप जानते होंगे कि कैनल जो है ह्यूमन मेड वाटरवे या फिर चैनल होते हैं जो कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेड पानी किस लिए काम में आता है, ये पानी जो है ये इरिगेशन के लिए काम में आता है, ड्रेनेज के लिए काम में आता है, वाटर सप्लाई के लिए काम में आता है। बहुत सारे तरह से हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर से आप कैनल थोड़ी सी बड़ी बनाओगे तो आप इसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी जैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर आप इसको ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस कैनल को देखिए, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी कैनल बना दे और थोड़ी डीप कैनल बना दे तो इसके ऊपर से हम शिप को ट्रेवल करवा सकते हैं। जब हम पानी के ऊपर में शिप को ट्रेवल करवाते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही चीप या फिर एक कहे एक बहुत ही सस्ता माध्यम बन जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम जो ये जो कैनल्स होती है इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए होता है। जैसे कि आप ये कैनल देख पा रहे होगे, ये कैनल बनी है और इसके आसपास आपको खेत दिख रहे होंगे। ये कैनल का काम ही है इन जो खेत है इनके पानी की जरूरतों को पूरी करना। अब देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर एक कैनल की मैप देख पा रहे होगे। देखिए, ये लेक ओंटारियो से लेकर लेक ईरी तक के लिए एक कैनल बनाई गई है। और यहाँ पर में जो ये जो आसपास का एरिया दिखा रहा है आपको, ये यहाँ पर में जो भी पानी की ज़रूरत है ये कैनल पूरी कर रही है। देखिए, यहाँ पर में कुछ था नहीं पहले, इसके आसपास में पानी के लिए कोई माध्यम था नहीं, तो ये एक कैनल बना दी गई। यहाँ से जो है एक चैनल बना दिया गया पानी के पास होने के लिए, ताकि ये जब पानी यहाँ से पास हो तो आसपास के जो भी एरियाज है वहां पर में पानी सप्लाई किया जा सके। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ गया होगा कि कैनल होती क्या है। कैनल को हिंदी में नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें देखना है कि पानी अनक्लीन क्यों होता है या फिर क्लीन वाटर क्या होता है, अनक्लीन वाटर क्या होता है। अब देखिए, जब भी पानी के अंदर में कोई अनवांटेड मटेरियल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो पानी पोल्यूटेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये पानी देखिए, ठीक है, ये पानी साफ नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल हो सकते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं, वो इसके अंदर में मिल गए हैं। तो ये पानी क्या कहलाएगा, ये पानी पोल्यूटेड वाटर कहलाएगा। और पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, ये यूजफुल नहीं रहता है। ठीक है, हम इसे यूज नहीं कर सकते, खासकर पीने के लिए, खाना बनाने के लिए तो हम बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके अंदर में बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी ये बढ़ जाते हैं। और अगर आप ऐसा पॉल्यूटेड वाटर पियोगे या कंज्यूम करोगे तो ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में चले जाएंगे, और ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाने के बाद आपको इल बना देंगे, आपको बीमार कर देंगे। ठीक है, तो अनवांटेड मटेरियल जिस भी पानी में हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर में, तो ऐसा अनक्लियर पानी या फिर ऐसा पॉल्यूटेड पानी हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अब सवाल उठता है फ्रेंड्स कि ये जो पानी अनक्लीन हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, आप जानते हो कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो डायरेक्टली नदियों में छोड़ दिया जाता है। सो जिसके वजह से जो नदी का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद में माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भी जो पानी है वो पोल्यूटेड हो सकता है। ठीक है, इलीगल डंपिंग, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जब बारिश आएगी तो ये जो ये सारा का सारा जो कचरा है वो पानी के साथ होते हुए नदियों में या फिर जो हमारी नहरें हैं उसके अंदर में चला जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ देख पा रहे होगे कि एक्सीडेंटल कभी कभी लीकेज हो जाता है, ठीक है, ऑयल का। तो जिस वजह से जो ऑयल है वो बहुत दूर दूर तक स्प्लिट हो जाता है इस पानी के ऊपर में। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो मछलियां है वो मर जाती है और ये पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद में अगर से आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो तो इसका जो ऐश है, ठीक है, वो पानी में जाके गिरता है। जो ये जो राख आपको दिख रही है पानी में जाके गिरता है और पानी को पोल्यूट कर देता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पानी के पोल्यूशन के, लेकिन ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स है तो जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, और कुछ जो कारण है वो है जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करना एग्रीकल्चर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्रीकल्चरल लैंड दिखाई दे रही है, यहाँ पर में खेती हो रही है। अगर आप इसके ऊपर में बहुत सारे केमिकल डालोगे, ठीक है, केमिकल डालोगे, फिर बारिश आएगी और बारिश ये सारे केमिकल को बहा के अपने साथ लेके जाएगी और नदियों में इन केमिकल को मिला देंगी, जिसकी वजह से जो जो वहाँ पर में मछली है, फिशेज है, या फिर जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी के, वो खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। और अगर यही पानी, ये केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला पानी अगर हमारे घर में आता है तो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद में अगर से सीवियर के अंदर में या फिर जो गटर लाइन होती है उसके अंदर में लीकेज हो जाए तो भी ये पानी जो है वो साफ पानी के अंदर में मिल जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, इसकी वजह से भी पानी को नुकसान पहुंचता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें कई जगहों पे रेडियो, आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया है, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वो पानी में डायरेक्टली मिल जाता है और पानी को पोल्यूट कर देता है। उसके बाद में जो भी अर्बन वेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हमारी आज आप जानते हो कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे शहर शहर बन रहे हैं। उनका जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है हम उसको बराबर से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो पानी में मिल जाता है, पानी को पोल्यूट कर देता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड लीकेज ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे कि अगर से अंडरग्राउंड कहीं पे पाइप है वहां पर में अगर से लीकेज हो गया तो वो भी अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको पोल्यूट कर सकता है। ठीक है। और एक और तरीका भी हो सकता है फ्रेंड, एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन मतलब हमारी इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकल रहा है वो हवा में मिल जाता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एसिड रेन होता क्या है। हवा में मिल जाता है। जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदों में ये जो गैसेस है, ठीक है, जो पोल्यूशन है, वो बारिश की बूंदों में मिल जाता है और बारिश की बूंदों को एसिडिक कर देता है, अम्लीय कर देता है। और जब ये रेन नीचे आती है तो ये रेन की जो बूंदें होती है, जो पानी होता है, इसके अंदर में ये एसिडिक हो जाती है। मतलब कि ये इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। अगर से किसी भी चीज पर ये गिरती है तो वो उसका कोरोजन कर सकती है, उसको जंग लगा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके नुकसान होते हैं। तो एसिडिक रेन की वजह से भी पानी जो है वो पोल्यूटेड हो सकता है, क्योंकि जब ये एसिडिक रेन कोई नदी में गिरेगी या फिर कोई लेक में गिरेगी तो वो उस पानी को भी एसिडिक कर देंगी। तो ये भी एक कारण है पानी के पोल्यूशन का। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल उठता है कि ये वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो कि हम जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें इस बारे में अवेयर करें कि वो पोल्यूशन ना करे, वाटर को ट्रीट करे, अच्छे से उसे साफ करे। इन सारी चीज़ों के प्रति हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। अब देखिए जो दूसरा तरीका है वो है कि हम सीवेज का जो पानी होता है उसे साफ पानी के साथ में मिक्स ना होने दें। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इस तरह से जो भी सीवेज का पानी आ रहा है, ठीक है, उसे साफ पानी के साथ में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा पानी है वो खराब हो जाता है। तो हमें इसे रोकना चाहिए। जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा है, ठीक है, जो भी ह्यूमन और एनिमल का जो मल मूत्र निकलता है उसे पानी के साथ में, जो साफ पानी है, जो वाटर रिसोर्स है, उसमें मिलाने के बजाय उसे बायोगैस प्लांट में यूज करना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि जो वेस्ट है उसका ठीक से मेंटेनेंस भी हो जाएगा, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल और फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि जो सीवेज का पानी है उसे हम साफ वाले वाटर के रिसोर्सेज में ना मिलाएं, बल्कि जो ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा है उसका इस्तेमाल हम बायोगैस पावर प्लांट में करें, जिससे कि ये जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट है उसका हम एज अ फ्यूल और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सके। उसके बाद में जो भी पीपल है, जो लोग हैं, उन्हें इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि वो जो वेस्ट है उसको रिवर में ना फेंके, उसे नदियों में ना फेंके। ठीक है, इससे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए उन्हें। ये इस बारे इसके लिए अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो नदी में ये
कूड़े कचरे को फेंक सके। साथ ही साथ हमें कुछ कानून भी बनाने चाहिए ताकि जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है, ठीक है, वो उसका बराबर से निपटारा किया जा सके, उसको हम नदियों में ना छोड़े। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि कुछ कानून होने चाहिए जो कि फैक्ट्रीज को डायरेक्टली जो वेस्ट है उसको नदियों में छोड़ने से रोके। ठीक है, एक और चीज की जा सकती है कि हम इस तरह का कानून बनाएं कि जो फैक्ट्रीज है वो कंपल्सरीली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फैक्ट्री के अंदर में बनाएं, ताकि जो पानी जो वेस्ट वो लोग नदियों में छोड़ने वाले हैं वो नदियों में छोड़ने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल, ये एक फैक्ट्री है, इसके अंदर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, ताकि इससे निकलने वाला जो टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल है, वो यहीं पर में निकल जाए और जो साफ पानी है वो बाहर निकले। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम मैनेजमेंट कर दे तो जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है वो नदियों में जाने से बचाया जा सकता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो पीपल है, जो लोग है, जो जनता है, उसे इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि जनता खुद समझ जाए और इस तरह के जो पोल्यूशन होता है उसे रोका जा सके। अब एक और चीज़ है फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें। अब आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक बीकर आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में डर्टी वाटर है। ठीक है, इसमें आपको मड भी दिखाई दे रहा होगा, गंदगी दिखाई दे रही है पूरी। जब आप इसके अंदर में एलम डालते हो, ठीक है, एलम मतलब फिटकरी, फिटकरी आपने कई बार सुना होगा नाम। जब आप इसके अंदर में थोड़ी सी फिटकरी घुमाते हो तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये पानी साफ हो गया। तो ये कैसे हुआ है? देखिए, जब भी आप इसमें फिटकरी घुमाते हो तो फिटकरी के जो भी सेडिमेंट्स है, ठीक है, जो फिटकरी के जो पार्टिकल है, वो इस डर्ट के साथ में, मतलब जो भी ये कचरा पानी के अंदर में है, उसके साथ में चिपक जाते हैं और उस कचरे को नीचे में सेटल डाउन कर देते हैं। ठीक है, जो भी लाइट जो मटेरियल होता है, यहाँ पर में इम्प्योरिटी होती है, वो ये यहाँ पर में सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पिछले बार सीटीईटी एग्जाम में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे में भी इसके ऊपर में बेस्ड कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। क्वेश्चन था, रेखाज मदर एड्स फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं इंग्लिश में, टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू। ठीक है, देखिए, रेखा की जो मदर है वो जो पॉन्ड में से पानी, मतलब कि तालाब में से जो पानी लेकर आती है उसके अंदर में फिटकरी को मिला देती है। तो ये क्यों करती है, इसके पीछे पर्पस क्या है? अब देखिए, आप यहाँ पर मैं डायग्राम में देख भी सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जो खराब पानी होता है, अगर हम उसमें एलम मिला दे, उसके ऊपर में एलम ऐड कर दे, तो ये जो फिटकरी है, ये जो कचरा है, उसको लेकर नीचे में बैठ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए रेखा की मदर जो है वो हर रोज पॉन्ड में से पानी निकालने के बाद में उसमें फिटकरी मिलाती है, ताकि जो भी लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जो हल्की सस्पेंडेड जो पानी के अंदर में तैरती हुई इम्प्योरिटीज है, उसे सेडिमेंट किया जा सके, उसे नीचे में जमा किया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पर मैं डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि मड और एलम जो है वो नीचे में यहाँ पर में सेडिमेंट हो गया, नीचे में बैठ गया है, और ऊपर का जो पानी है वो क्लीन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए रेखा की मदर जो है वो पानी में एलम या फिर फिटकरी मिलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे जनवरी 2012 में पूछा गया था, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी पानी लैंड के क्रैक्स के अंदर में, सॉइल में, सैंड में, या फिर जमीन के नीचे में, अर्थ के सरफेस के अंदर में, जब भी ऐसे जगहों पे पानी रहेगा तब हम उसे अंडरग्राउंड वाटर कहेंगे। देखिए, ऐसा सभी पानी जो सरफेस के ऊपर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर में है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स, ये आता कहाँ से है? अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हैवी रेन जब भी होती है, जैसे कि सपोज यहाँ पर में रेन हुई, यहाँ पर में आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी यहाँ रेन रेन हुई तो पानी जो है वो अंदर में धीरे धीरे जमीन के थ्रू होते हुए अंदर चला जाता है। ठीक है, एक तो ये है। साथ ही साथ यहाँ पर में देखिए आपको लेक दिखाई दे रहा होगा, है ना? जब ये लेक होते हैं तो इसके अंदर में क्रैक्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये लेक के अंदर में पानी जाता है, ठीक है, तो ये क्रैक के थ्रू पानी जो है ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते रहता है, ये ग्राउंड लेवल का ग्राउंड का जो पानी है उसे बढ़ाते रहता है।
ठीक है, तो हैवी रेन जो है वो एक तरीका हो गया। ठीक है, जब भी पानी आता है तो पानी किसी ना किसी तरह से कोई क्रैक के थ्रू होते हुए या सॉइल के थ्रू होते हुए इस ग्राउंड के अंदर में पहुंच जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो। ठीक है, जब भी बर्फ पिघलती है तब भी उसकी वजह से भी जो पानी है वो ग्राउंड के अंदर में पहुंच सकता है, क्योंकि जब भी सपोज कीजिए कि यहाँ पर में स्नो है, बर्फ है, जब ये बर्फ मेल्ट होंगी तो ये पानी बन जाएंगी, और ये पानी जो है किसी ना किसी तरह से जमीन के अंदर में पहुंच जाएगा। या तो ये तालाब के थ्रू अंदर पहुंचेगा, जो तालाब के नीचे में क्रैक है उसके थ्रू, या फिर ये जमीन के थ्रू धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते होते यहाँ पर में पहुंच जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू जो वाटर लेवल है वो बढ़ता या घटता है। अब देखिए, ग्राउंड वाटर जो है वो आजकल, ठीक है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस ग्राउंड वाटर को बहुत ही ज्यादा स्पीड में पंप कर रहे हैं। देखा होगा आपने कि कई जगहों पे यहाँ पर में हमने बोरवेल बना दिए हैं, ट्यूबवेल बना दिए हैं, या फिर किसी ना किसी दूसरे तरह से हम ये वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, बाहर को हम इस वाटर को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर का जो लेवल है नीचे नीचे जाते जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमें पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी को बाहर नहीं निकालना है। अगर हम निकाल भी रहे हैं तो वाटर को फिर से रिचार्ज या फिर वाटर का लेवल वापस से उठाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयत्न प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में भी देखा कि हम किस तरह से वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे नीचे जाते जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि हम वाटर को सेव कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके। सो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम वाटर को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम वाटर को एफिशिएंटली यूज करते हैं और उसका वेस्ट बचा लेते हैं या उसका वेस्ट को रोक देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब वाटर का एक सही तरह से यूज करना और वाटर के वेस्ट होने को रोक देना, ये वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। हमें हम जानते हैं कि हमारे पास में जो वाटर अवेलेबल है, मतलब कि ऐसा वाटर जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारा यूजेबल वाटर, वो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर में हमारे पास में अवेलेबल है। क्योंकि हमने देखा था कि जितना भी वाटर हमारे पास में अवेलेबल है उसका 71% जो है वो ओशियन के अंदर में है, और सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है, हम उसे यूज नहीं कर सकते। सिर्फ 3% वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं, उसमें से भी बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बर्फ के फॉर्म में, जिसका जो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही कम वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जितना भी वाटर हमारे पास में अवेलेबल है उसका हम एक समझदारी के साथ में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ये जो वाटर है ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन दिन ब दिन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ही पॉपुलेशन के वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आगे में हमारे पास में वाटर ही नहीं बचेगा, पानी ही नहीं बचेगा यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आपको वाटर को कंजर्व करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, वाटर को कंजर्व तो करना है, लेकिन किस तरह से करें। तो इसके कुछ मेथड्स है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो इसका एक सबसे एक उपयोगी मेथड है, जिसके जरिए हम जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक एक करके समझते हैं कि किस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करके ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है रेन का वाटर। ठीक है, जब भी रेन आती है तो ये जो रेन का पानी है ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता है, ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लेके आता है। लेकिन अ, हम भी कुछ इसमें योगदान कर सकते हैं, ताकि जो रेन का पानी है, जो बरसात का पानी है, वो आसानी से जमीन के अंदर चले जाए, और जमीन का पानी जो है, जो ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो ऊपर आ जाए। अब देखिए, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, एक वेल खोदना है, ठीक है, एक कुआं खोदना है, और
आपके छत पर जो पानी गिर रहा है, ठीक है, वो उसे इस तरह से एक चैनल के थ्रू यहाँ लाना है और पाइप के थ्रू होते हुए आपको एक चेम्बर के अंदर में डाल देना है। इसे हम फिल्टर चेम्बर कहते हैं। जहाँ से ये जो पानी है ये साफ होता है और साफ होकर पानी इस कुएं में चला जाता है। जब ये कुएं में जाएगा तो कुएं में जाने के बाद में ये जमीन के और नीचे नीचे चला जाएगा और नीचे नीचे जाकर ये जो ग्राउंड का लेवल है, जो ग्राउंड वाटर है, इसे और ज़्यादा ऊपर उठाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो देखा आपने किस तरह से ये जो पानी जो कि वेस्ट हो गया होता, अगर से हम इसे कुएं में नहीं डालते तो ये इधर उधर बह गया होता, ठीक है, नदी में नाले में चला गया होता और जमीन इसे सोख नहीं पाती। तो हमने क्या किया कि जो भी पानी इस छत के ऊपर में गिर रहा है, ठीक है, जो भी पानी इस छत के ऊपर में गिर रहा है उसे हमने कलेक्ट किया, उसे साफ किया और उसे कुएं में डाल दिया ताकि वो इजीली जमीन के अंदर में चले जाए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से काम करती है। कभी भी इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। इस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट फ्रेंड, हमें देखना है कि ये वेल क्या होते हैं। आपने कई बार इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा जहां पर में हम एक बड़ा सा होल करते हैं जमीन में। कब तक करते रहते हैं ये होल? जब तक कि हमें पानी ना मिल जाए, ठीक है, जब तक कि हम वाटर लेवल तक ना पहुंच पाए, ठीक है। और जब ये हमें वाटर लेवल मिल जाता है तो हम हमारी ज़रूरत के लिए यहाँ से पानी को निकाल सकते हैं। वाटर निकालने के साथ साथ इस वेल का एक और काम भी है, वो है वाटर लेवल को रिस्टोर करना। जब भी बारिश आती है और बारिश का पानी इस वेल के अंदर में जाता है तो ये पानी जो है वो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर में पहुंच जाता है, ग्राउंड ग्राउंड में पहुंच जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाटर जब हम इस वेल से निकाल रहे हैं तो कई तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स है उसकी। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है यहाँ पर में हाथ से निकालना। और साथ ही साथ आजकल क्या है, यहाँ पर में डायरेक्टली हम पंप लगा देते हैं, एक मशीन लगा देते हैं, जिससे कि पाइप के थ्रू पानी हमारे पास में ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है। मैं सिर्फ यहाँ पर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज रहे। ये एग्जाम में आपसे इतना बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको बेसिक पता है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए जो वेल वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत डीप में जाके नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ऊपर ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपको एक सिर्फ बेसिक नॉलेज रहे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड जो हमें देखना है वो है बोर पंप। अब देखिए बोर पंप जो है वो भी एक वेल की तरह होता है, लेकिन हम वेल में क्या करते हैं, कुएं में क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। लेकिन बोर पंप में हम क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह से छोटा सा एक होल बनाते हैं, ठीक है, जिसकी जो गोलाई है वो बहुत कम होती है, छोटा गोला होता है वो। और इसे हम इस तरह से यहाँ पर में होल बना देते हैं, डिग कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर में एक पाइप डालते हैं और एक मोटर डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में मोटर देख पा रहे होंगे, ये एक पंप है। पंप डालते हैं, पानी डालते हैं, एक पाइप लगा देते हैं यहाँ पर में, और इस मोटर को हम एक बैटरी से या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करते हैं तो ये पंप जो है काम करना स्टार्ट कर देता है और ये जो ग्राउंड में जो वाटर है उसे पंप करके हमारे पास में लेकर आ जाता है, ठीक है। तो बोर पंप किस तरह से काम करती है ये भी आपने समझ लिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं ध्यान रखनी है फ्रेंड, कि आजकल ये बोर पंप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारा हम वेल खोद दिए है, बहुत सारे कुएं खोद दिए है, बहुत ज़्यादा हमने बोर पंप वेल ट्यूब हमने यहाँ पर में लगा दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम बहुत सारा पानी बाहर निकाल रहे हैं। जब हम बहुत सारा पानी बाहर निकाल रहे हैं तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा। तो जब हम बहुत सारा पानी बाहर निकालते हैं तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे नीचे आता जाता है और ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने जो पढ़ा उसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन सीटीईटी फरवरी 2016 में पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है, रेनूज ग्रैंड मदर शोज हर अ ड्राइड वेल, ठीक है। जो रेनू की ग्रैंड मदर है वो रेनू को एक सूखा हुआ कुआं दिखाती है और बताती है कि 15-20 साल पहले इस कुएं में पानी हुआ करता था, लेकिन अब ये जो कुआं है ये सूख गया है, पूरी पूरी तरह से सूख गया है। तो आपको बताना है कि इस कुएं के सूखने के पीछे इनमें से कौन से रीजन हो सकते हैं।
आप जल्दी से इन तीनों रीजंस को पढ़िए और मुझे बताइए कि इनमें से इन तीनों रीजंस में से कौन सा आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम नीचे से ट्राई करें तो देखिए, नो बडी यूजेस द वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज होम्स हाउस नाउ, कि सभी के घर में आजकल जो नल आ गए हैं तो उसकी वजह से कोई कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करता, और इस्तेमाल नहीं करता इसीलिए कुआं सूख गया। अब आप बेसिक नॉलेज लगाइए, आपका कॉमन सेंस लगाइए, आप मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या कि अगर आप कुएं का पानी ना निकाले तो कुआं सूख जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना। उल्टा उसका लेवल और बढ़ जाना चाहिए कि आपने कुएं का पानी नहीं निकाला तो उसका पानी का लेवल और बढ़ गया। लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि कुएं का पानी आपने नहीं निकाला तो कुआं सूख गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि सबके घर में नल है इसीलिए कुआं सूख गया। तो जहां जहां भी ऑप्शन नंबर 3 है आप उसे काट दीजिए। उसके बाद में आप देखिए, अ लॉट ऑफ बोरिंग पंप हैव कम अप इन नियर बाय एरिया। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप आ गए हैं जिसकी वजह से जो ये कुआं सूख गया है। तो ये हो सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बहुत सारे जगह से हम पानी को पंप करेंगे, बहुत सारे जगह से हम पानी को बाहर निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा और जो कुएं हैं वो सूख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। ठीक है। द सॉइल अराउंड द ट्री वेल्स एंड नियर बाय एरिया इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो आसपास की एरिया है उसको हमने सीमेंट से कवर कर दिया है। तो ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन हमारे पास में ऐसा कहीं पर में भी ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें बोला गया है कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हो। हमें सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर में उसे चुनना पड़ेगा। और आप जानते हो फ्रेंड्स कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी को पंप करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ग्राउंड में से निकाल लेंगे, तो आसपास के जो कुएं हैं वो सूख जाएंगे, वहां पर जो है वो वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन बचता है हमारे पास में स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 में से, वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। ओनली 2 इज द रीजन अमंग दिस जिसकी वजह से जो कुआ है वो सूख गया होगा। देखिए, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपसे सीटीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे सावधानी के साथ में अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे देश में पानी बचाने के लिए, तो आप उसके बारे में भी जान लीजिए क्योंकि इसके ऊपर में भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, कुछ प्रोग्राम है, कुछ मूवमेंट हुए हैं पानी बचाने के लिए, उससे हम थोड़ा सा अवगत हो जाते हैं। जैसे कि तरुण भारत संघ, ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है राजस्थान में, जो कि पानी को बचाने के लिए काम करता है। ठीक है। पानी को बचाने के लिए जो भी पुराने लेक सूख गए हैं उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसे फिर से रीबिल्ड करने के लिए काम करता है। राजेंद्र सिंह करके एक पर्सन है, ठीक है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, उसे लीड करते हैं। ये राजेंद्र सिंह जो है इसे हम जल पुरुष भी कहते हैं, वाटरमैन, क्योंकि ये पानी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने इन्हें जल पुरुष, वाटरमैन ही नाम दे दिया है। ओके, तो तरुण भारत संघ जो है ये राजस्थान की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और राजेंद्र सिंह जो है इसके हेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक भीम संघ भी है जो कि कर्नाटक में काम कर रहा है पानी बचाने के लिए। स्पर्श गंगा अभियान जो है वो गंगा के पानी को बचाने के लिए, उसको साफ रखने के लिए काम कर रहा है उत्तराखंड के अंदर में। और पानी पंचायत जो है ये भी वाटर कंजर्वेशन में काम कर रहा है महाराष्ट्र स्टेट में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है और उनके स्टेट्स है, आपको ध्यान में रखने, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आप इसकी नोट्स बना लीजिए। अगर आप मोबाइल में या कंप्यूटर पर देख रहे हो तो एक इमेज ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, या फिर एक पेपर पर लिख के रख लीजिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि कभी भी इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर में पूछा गया था। क्वेश्चन था, द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ इज एसोसिएटेड विथ, इनमें से किस में एसोसिएटेड है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके पास में ऑप्शन दिए है, रिबिल्डिंग ओल्ड लेक्स, हेल्पिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन लर्निंग, बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा है, प्रोवाइड कुक्ड मिड डे मील इन स्कूल्स, मतलब मिड डे मील मिलना चाहिए स्कूल में, उसके लिए काम कर रहा है, या फिर फ्री कोचिंग क्लासेस चला रहा है। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसका आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो तरुण भारत संघ है ये राजस्थान का एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो पुराने लेक है, ठीक है, जो पुराने हो चुके हैं उनके रीबिल्डिंग के लिए, उनके रिस्ट्रक्चरिंग के लिए काम कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें देखना है
कि कंटेमिनेटेड वाटर या जो इम्प्योर वाटर होता है उसकी वजह से कौन कौन से डिजीजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो इम्प्योर वाटर होता है, ठीक है, जो खराब पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, वो मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, जो उनकी ब्रीडिंग होती है उसके लिए सबसे अच्छा प्लेस है। मच्छर जो है वो रुके हुए इम्प्योर पानी के अंदर में अपने अंडे देते हैं, और जब ये अंडे देते हैं तो इससे बहुत सारे मच्छर बन जाते हैं, और यही मच्छर जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके आसपास में कहीं पर भी रुका हुआ खराब पानी ना हो। उसके बाद में फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो वाटर है उस अगर वो खराब है तो उसके अंदर में बहुत सारे पैथोजेंस जमा हो सकते हैं। अब ये पैथोजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ये सभी के सभी जो है, ये जो खराब पानी होता है उसके अंदर में जन्म लेते हैं, उसके अंदर में रहते हैं, उसके अंदर में खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, और यही जो पैथोजेंस है ये पानी में से, पानी के थ्रू ये जो डिजीजेज है इनको एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इम्प्योर वाटर है ये बहुत बड़ा कारण है बीमारियों के फैलने का, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख भी पा रहे होगे। अगर आप चाहते हो कि ये जो बीमारियां है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब ना फैले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पानी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको पानी को साफ करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये जो सब बीमारियां हैं इनको रोक सकते हैं, इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है, ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। इसीलिए हमें पानी को इम्प्योर होने से बचाना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का हमारा